फंक्शनलिज्म सोशियोलॉजी में एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है और यह परिप्रेक्ष्य समाज को एक सिस्टम की तरह देखता है, यानी कि एक सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ पार्ट्स विच आर इंटररिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो मैक्रो व्यू सोसाइटी का लेता है और उसी हिसाब से उसको एनालाइज करता है। समाज को देखने के कई सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसे कि हम एक ही चीज को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देख सकता है, वैसे ही समाज को भी अलग अलग नजरियों से देखा गया है। उसमें फंक्शनलिज्म एक नजरिया है जिसे हम एक परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव कह सकते हैं या एक दृष्टिकोण कह सकते हैं। ऐसे ही दो अलग दृष्टिकोण वो है मार्क्सिज्म और इंटरैक्शनलिज्म, और इसके अलावा कई और छोटे मोटे भी पर्सपेक्टिव्स सोशियोलॉजी में है। तो आज हम अपने इस वीडियो में फंक्शनलिज्म पे चर्चा करेंगे और उससे एसोसिएटेड सारे ही पहलुओं को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट 19वीं सेंचुरी में हर्बर्ट स्पेंसर ने फंक्शनलिज्म की शुरुआत अपने ऑर्गेनिक एनालॉजी के साथ की थी। ऑर्गेनिक एनालॉजी का मतलब ये होता है जिस तरह से एक बायोलॉजिस्ट शरीर के सभी अंगों को आइसोलेशन में ना स्टडी करते हुए उनको टोटलिटी में स्टडी करता है और उनका एक दूसरे से रिलेशन को स्टडी करता है और इसी के साथ साथ उनका शरीर में क्या योगदान होगा इसे भी स्टडी करता है। तो उसी तरह से सोसाइटी को ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी के साथ स्टडी करने की कोशिश की गई है फंक्शनलिज्म में। तो जिस तरह से बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन, पैनक्रियाज, लंग्स, लिवर, तो जब भी बायोलॉजिस्ट या मेडिकल साइंस से एसोसिएटेड लोग इनको स्टडी करते हैं तो इनको आइसोलेशन में नहीं स्टडी करते, आइसोलेशन में भी स्टडी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका एक दूसरे से रिलेशन स्टडी किया जाता है और फिर इनका बॉडी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस तरह से इन पार्ट्स को स्टडी किया जाता है। तो फंक्शनलिज्म के हिसाब से सोसाइटी भी एक सिस्टम की तरह है, एक सिस्टम जिसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो समाज के कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन, फैमिली और स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। तो कोई भी फंक्शनलिस्ट ये सारे पार्ट्स को आइसोलेशन में ना स्टडी करते हुए उनका एक दूसरे से नाता और उनका समाज में क्या योगदान है इस बात पर चर्चा करते हैं और इस बात को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी फंक्शनलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को आइसोलेशन में नहीं स्टडी करेगा या रिलीजन को आइसोलेशन में स्टडी नहीं करेगा। उनका सारा मतलब इस बात से होता है कि धर्म का, परिवार सिस्टम का या स्ट्रैटिफिकेशन का या पॉलिटिकल सिस्टम का समाज में क्या योगदान है, और अगर किसी चीज का कोई योगदान नहीं है तो वो सोसाइटी का पार्ट नहीं रहेगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम का समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो प्रशासन प्रदान करता है, वो कानून बनाता है, वो लॉ एंड ऑर्डर देखता है। तो इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसी तरह से फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट योगदान होता है, जैसे कि फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट काम सोशलाइजेशन करना होता है। सोशलाइजेशन इज द इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू अ सोसाइटीज कल्चर। तो समाज में जो भी कल्चर होता है वो कोई कहाँ से सीखता है, उसकी पहली बुनियाद परिवार से होती है, और इसीलिए फंक्शनलिस्ट परिवार या फैमिली सिस्टम को, स्पेशली टेलकॉट पार्सन्स जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। और अकॉर्डिंग टू टेलकॉट पार्सन्स, प्राइमरी सोशलाइजेशन अल्टीमेटली शेप्स एन एडल्ट पर्सनैलिटी। सो फंक्शनलिज्म में हमेशा सोसाइटी को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है और फिर इन पार्ट्स के आपस में भी नाते चेक किए जाते हैं। फंक्शनलिज्म में हमेशा, जैसे कि फैमिली का पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रोल है या पॉलिटिकल सिस्टम का फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ता है, फैमिली और इकोनॉमिक सिस्टम कैसे रिलेटेड है, या इकोनॉमिक सिस्टम और स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इन सब में भी एक बहुत इंट्रिकेट नाता होता है। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम एक डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसमें समाज में एक गैर बराबरी होती है। तो जिसे हम स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन में इनइक्वालिटीज होती है और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से हर कोई अपना अपना काम करता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है।
तो ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जो फैमिली कंज्यूम करती है, और पॉलिटिकल सिस्टम इन्हीं से एसोसिएटेड रूल्स लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अदा करता है। तो इसी तरह से ये जो सारे पार्ट्स है, इन सब का आपस में एक बहुत गहरा नाता होता है, और ये सब मिलके सोसाइटी में एक इस तरह का कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसकी वजह से सोशल सिस्टम एक हेल्दी वे में चल सके। हम इसकी एक कंपैरिजन एक किसी ऑटोमोबाइल से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक कार है, कार में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें एक इंजन होता है, उसमें रेडिएटर होता है, उसमें गियर बॉक्स होता है, उसमें इग्निशन सिस्टम होता है, उसमें स्टीयरिंग सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम आइसोलेशन में किसी काम के नहीं है, अनलेस ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के या एक दूसरे को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए पूरी गाड़ी को चलाएंगे। तो इसी तरह से ये सारे पार्ट्स समाज को चलाने में कारगर होते हैं। फंक्शनलिज्म इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है कि ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी समाज में तभी रहेगी जब ये सारे पार्ट्स हेल्दी वे में चलेंगे, और इसीलिए इन सारे पार्ट्स को वो बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि वो एक इनडिस्पेंसिबल चीज़ भी मानता है। तो उसके हिसाब से स्ट्रैटिफिकेशन यानी समाज में जो गैर बराबरी है वो भी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर सही तरह से होता है और काम चलता रहता है। खैर, हम इसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन के भाग में हम इस पे और विस्तृत चर्चा करेंगे कि फंक्शनलिज्म कैसे कई तरीकों से एक स्टेटस क्वो को या एलिटिस्ट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो सोशल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और वो है सोशल स्ट्रक्चर। कई बार सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो कई बार एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये जानना है कि सोशल सिस्टम जब हम उसको एक एनालाइज करते हैं तब उसको सोशल सिस्टम की तरह देखते हैं। अदरवाइज ये सारे जो पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो सब सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म अपने अवलोकन की शुरुआत इस बुनियादी बात से करता है कि सामाजिक व्यवहार स्ट्रक्चर्ड है। इसका मतलब है बिहेवियर इन सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड, जिसका मतलब है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के रिलेशनशिप कुछ रूल्स के आधार पर चलते हैं। Thus we can say that social relationships are patterned and recurrent। तो समाज में सभी मूल्य या जिसको हम वैल्यूज कहते हैं वो एक जनरल गाइडलाइन की तरह होते हैं और जिसके हिसाब से सामाजिक बर्ताव चलता है। रोल्स और नॉर्म्स के रूप में इन्हें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ सम टोटल ऑफ नॉर्मेटिव बिहेवियर्स, दैट इज अ सम टोटल ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स विच आर गवर्न्ड बाय नॉर्म्स। Thus the main parts of society, that is the institutions like family, economy, educational and political system are major aspects of social culture। सोसाइटी के हर पार्ट्स में कुछ अपने अपने इंटरकनेक्टेड रोल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम फैमिली सिस्टम को एक पार्ट माने तो फैमिली में कई सारे इंटरकनेक्टेड रोल्स होते हैं। जैसे कि उसमें एक हस्बैंड का रोल होता है, उसमें एक वाइफ का रोल होता है, उसमें बेटे का, बेटी का, मदर, फादर, हर किसी का एक फैमिली सिस्टम में रोल होता है। और ये जो रोल्स है ये किसी न किसी मूल्यों पर आधारित होते हैं और वो मूल्य शेयर्ड होते हैं। शेयर्ड यानी समाज में सभी व्यक्ति उन मूल्यों को मानते हैं और इसी वजह से इन रोल्स के स्ट्रक्चर्ड होने की वजह से वो एक पार्ट हेल्दी वे में फंक्शन करता है। तो ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम के भी कुछ इंटर रिलेटेड रोल्स होते हैं। उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, उसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम में डिमांड एंड सप्लाई होता है, उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, मैनेजमेंट, द फिस्कल सिस्टम, कई सारी चीज़ें उसका पार्ट उसके ये होते हैं। ये सब भी आपस में इंटरकनेक्टेड रोल इनके रोल्स होते हैं और ये मिलके एक पार्ट बनता है और ये पार्ट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं। तो फंक्शनलिज्म का ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इस भाग में किया। हम अगले भाग में इसकी आगे की बातें करेंगे और इसको कंक्लूड करने से पहले
हम फंक्शनलिज्म के बारे में थोड़ी उसकी बुनियाद के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि फंक्शनलिज्म में जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तब ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, स्पेशली 20th सेंचुरी की बिगनिंग में। इसमें कई सारी चीज़ें सोशल एंथ्रोपोलॉजी से ली गई थी, जिसमें ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की जैसों का कंट्रीब्यूशन है। फिर इसमें टेलकॉट पार्सन्स ने एक अमेरिकन सोशियोलॉजी में एक नया आयाम दिया था फंक्शनलिज्म को इंट्रोड्यूस करके, जिसमें उन्होंने अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस किया था शिकागो स्कूल में, और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था 1930s, 40s और 50s में। और एमाइल डर्कहाइम, जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह इस्टेब्लिश किया यूरोप में, उनका भी एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। तो ये सारे कुछ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से जुड़े मुख्य थिंकर्स हैं जिनके योगदान की वजह से फंक्शनलिज्म आगे बढ़ा। लेकिन 1940s और 50s के दशक के बाद फंक्शनलिज्म का ग्राफ जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लगा। उसके दो मुख्य कारण थे। पहला कारण तो ये था कि दूसरे पर्सपेक्टिव्स का उदय होना, और दूसरे यानी कि मार्क्सिज्म और इंट्रैक्शनिज्म का पॉपुलराइजेशन ज़्यादा होना। क्योंकि 40s के दशक के बाद, एक अगर आपको याद होगा कि कोल्ड वॉर ईरा शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और उसमें लगभग आधी दुनिया ने मार्क्सियन आइडियोलॉजी पे कम्युनिज्म अपनाया था। तो इन कुछ पर्सपेक्टिव्स का राइज उसके साथ कोइंसाइड करता है, और ऐसे इंटरेक्शनिज्म भी एक नया पर्सपेक्टिव था जिसमें माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस पे ज़्यादा भर दिया जाता है, तो वो भी पॉपुलर होने लगा। तो एक तो ये रीज़न था कि फंक्शनलिज्म का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। उसका एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न था कि उसकी एक बहुत हानिकारक आलोचना शुरू हुई। क्यों? उसका सिंपल रीज़न ये था कि फंक्शनलिज्म स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, यानी कि जो जैसा है वैसा ठीक है, इस बात को मान के चलता है। तो फंक्शनलिज्म सिंपल चीज़ क्या सोचता है कि अगर सोसाइटी में कुछ पार्ट्स है तो वो अच्छे के लिए ही होंगे और तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ होती है। अब भारत जैसे देश में एक कास्ट सिस्टम भी है, तो कास्ट सिस्टम फिर अच्छा है फंक्शनलिज्म के हिसाब से, क्योंकि वो किसी न किसी वे में कंट्रीब्यूट कर रहा था और वो हज़ारों सालों से इसीलिए चल भी रहा है। तो अगर ऐसे ही समाज में अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फंक्शनलिज्म तो जस्टिफाई करेगा, क्योंकि वो डिवीजन ऑफ लेबर को तय करता है कि पुरुषों ने क्या काम करने चाहिए, महिलाओं ने क्या काम करने चाहिए। तो इन कुछ कारणों की वजह से मॉडर्न सोसाइटी के साथ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव मेल नहीं खा रहा था, और का ऊपर आना, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में, या कई इन्होंने इनइक्वालिटीज़ ख़त्म करने की कोशिश करना, संविधानिक रूप से इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जो थी, तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इन वजह से पीछे पड़ने लगा। लेकिन फिर भी फंक्शनलिज्म ने समाज शास्त्र को एक नया पहलू दिया है और इसको एनालाइज करने का एक नया तरीका बताया है। तो अपनी जगह उसकी कई सारी चीज़ें अच्छी भी है। तो इसमें इस भाग में हमने फंक्शनलिज्म पे इतनी चर्चा की। आगे अगले भाग में, जिसे आप ज़रूर देखिएगा, हम ऑर्डर, स्टेबिलिटी, वैल्यू कंसेंसस, ये सारी चीज़ें कैसे होती है और ये फंक्शनलिज्म इन पे क्यों भर देता है और इनका समाज में क्या रोल है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगला भाग ज़रूर देखिए। धन्यवाद।